तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के जो है हम लोग जो कड़बक कर चुके थे वो इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। एक तो है कवि परिचय और दूसरा है जो बाबू यानी संपूर्ण अर्थ देख रहे हैं। आज हम लोग इसका प्रश्न आंसर देखेंगे। प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कड़बक का, ये पार्ट 3 होने वाला है। अगला जो आएगा ऑब्जेक्टिव पर आएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, फिर अगला वीडियो जो आएगा ऑब्जेक्टिव पर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जायसी के 2 रचनाएं का नाम लिखें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बाबू, ठीक है, कि जायसी जी का 2 गो रचना का कुछ करना है, नाम लिखना है। तो चलते लिखते हैं। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का 2 रचनाएं का नाम इस प्रकार है। पहला है पद्मावती अखरावटी। अब हम लोग क्वेश्चन लिखे 4 लिखे। 4 कारण है कि मान लें कि 2 गो ना याद रहा होता तो 4 गो में से 2 गो तो कोई याद रहेगा। तो कौन कौन हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। ये 4 गो जो उनका कौचिया है, यानी कहानी का यानी किताब का नाम है, रचना का। अगला क्वेश्चन जो है कौची कह रहा बाबुआ, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि कड़बक के कवि की सोच क्या है। कड़बक के कवि का सोच क्या है, यानी कड़बक में तो होता, ठीक है। कड़बक में कवि का सोच क्या है? तो कहते हैं उत्तर है कि कड़बक के कवि जायसी जी का सोच यह है कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है फिर उसी प्रकार सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि एक दिन मर जाएंगे पर लिखी कविता उनके जरिए जग में अमर रहेंगे। मतलब कहते हैं कि कड़बक में कवि जायसी की सोच यह है कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, मतलब जिस प्रकार से फूल मर जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसका सुगंध क्या होता है? रह जाता है। यानी फिर भी उसका सुगंध क्या हो जाता है? रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि एक दिन इस दुनिया से कुछ हो जाएंगे, चले जाएंगे, पर उनके द्वारा लिखा गया जो कुछ है, उनके द्वारा जो लिखा गया कविता है वो इस जग में क्या रह जाएंगे? अमर रह जाएंगे। तो ये कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबुआ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है। ये 2018 में पूछा गया। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम संबंधी अवधारणा क्या, यानी प्रेम पर क्या बोलते थे। तो कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर कवि हैं। इन्हें प्रेम मार्गी कवि भी कहा जाता है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसा कवि हैं? तो ये हैं प्रेम के पीर कवि, और इन्हें क्या उसी के नाम से जाना जाता है? तो प्रेम मार्गी कवि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जायसी के कविता में प्रेम की भाव अत्यंत सुखदायक है। यानी उन्होंने प्रेम का भाव जो है अत्यंत सुखदायक बताते हैं। कहते हैं इनके प्रेम कहानी में प्राणों को प्राणों से, हृदय को हृदय से मेल है। यानी कुछ कहते हैं कि इनकी कहानी में प्राणों को प्राणों से और हृदय के हृदय से मेल है। जायसी की प्रेम कविता शहद की जैसी मीठी है। जायसी की जो प्रेम की कविता है, यानी प्रेम की जो भाषा है वो शहद के समान क्या है? मीठा है। तो कुछ इस प्रकार से है बाबू। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जो जायसी जी जो हैं कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। जो कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, उन्होंने अपनी एक आँख की तुलना, एक आँख यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का कितना आँख था? एक आँख। फिर वो अपनी आँख को तुलना दर्पण से करता, आखिर कारण क्या था? तो कहते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए करते हैं। मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए करते हैं क्योंकि दर्पण वास्तविक चेहरा ही दिखाता है। क्योंकि दर्पण जब देखे जाएगा तो बाबू दर्पण में क्या होता है? वास्तविक चेहरा दिखाता है। जो तुम्हारा चेहरा रहेगा वही चेहरा क्या करता है? दिखाता है। तो कहता है कि दर्पण के सामने जो रहेगा दर्पण उसी का प्रतिबिंब दिखाता है। मतलब दर्पण में तुम जैसा रहेगी या जैसा रहेगा वैसा ही दिखेगा। तो वही कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ है उसी प्रकार से हमारा दृष्टि भी, आँख एक ही है लेकिन बिल्कुल क्या है? स्वच्छ है। हम सबको एक समान से देखते हैं। तो वही कहते हैं कभी दर्पण की तरह निर्मल और क्या है? स्वच्छ है। मतलब कभी की एक आँख रहते हुए भी सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं,
यानी उनमें कुछ दोष होते हुए भी क्या है, उनमें गुण है, अच्छाइयाँ है। अगला क्वेश्चन क्या आता है बाबा कि रक्त की लेई का अर्थ क्या है? रक्त का लेई का अर्थ क्या है? तो कहते हैं रक्त के लेई का अर्थ यह है कि जायसी ने अपने काव्य को रक्त की लेई से जोड़ा है। यानी रक्त की लेई का अर्थ यह होता है कि जो रक्त का लेई का अर्थ यह है कि जायसी ने अपने कविता को, जायसी जी ने अपने कविता को यानी काव्य को रक्त की लेई से कुछ किया, जोड़ा है, जिसमें नेत्रों के आंसू की मोती और प्रेम रस के संगम है। यानी नेत्रों की कुछ से जोड़े हैं, आंसू से, और मोती को प्रेम के रस का कुछ बताए हैं, संगम बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं बाबुआ 2 नंबर वाले क्वेश्चन यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है कहता है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करता है? मतलब है ऐसा समझो कि जो कवि जो कहते हैं कि यही कवि, कवि मतलब मलिक मोहम्मद जायसी यानी कविता, कविता कह सकते हैं, कविता जोड़ी, तो कविता को जोड़ कर सुनाता है। तो यहाँ जोड़ी शब्द का अर्थ क्या? तो कहते हैं क्वेश्चन कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किसी शब्द को जोड़ने में करते हैं। यानी जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी है वो इस जोड़ी शब्द का प्रयोग किसी शब्द को क्या करने में, जोड़ने में प्रयोग करते हैं। किसी शब्द को क्या करने में प्रयोग करते हैं? तो किसी शब्द को जोड़ने में प्रयोग करते हैं ना। तो जब किसी शब्द को जोड़ने में प्रयोग करते हैं और कहते हैं क्योंकि जोड़ शब्द, जो जोड़ शब्द है बाबू, जोड़ शब्द का अर्थ है अवधी भाषा में इसे जोड़ना कहा जाता है। अवधी भाषा में इन्हें कुछ कहा जाता है, तो इसे जोड़ना कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन यह कहता है कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त करता है? यानी कवि आखिर अपने आप को कि हमको भी याद रखना वो किस रूप में कहता है? तो कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य की रचना रक्त की लेई लगाकर जोर किए हैं, है ना, जोड़ कर किए। यानी अपना जो रक्त की जो रचना है यानी जो रक्त लिखे, सॉरी यानी जो काव्य लिखे हैं वो काव्य में रक्त को लेई लगा कर लिखे हैं। कहते इनमें गहरे प्रेम की पीड़ा है। यानी इनमें कौन सा पीड़ा है बाबू? गहरे प्रेम की पीड़ा है। उनका जो कविता है उनमें एक प्रेम का पीड़ा दिखाया गया है। कवि की इच्छा यह है कि जिस प्रकार फूल मुरझा जाने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाता है, कहता है कि अगर जिस प्रकार से फूल मर भी जाता है और उसमें सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मेरे मरने के बाद भी मेरे काव्य के रूप में इस संसार में क्या रहूं? जीवित रहूं। कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर फूल मर भी जाता है और कुछ रहता है, जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम मर भी जाऊं तो हमारा जो काव्य है वो इस संसार में क्या रहे? जीवित रहे। अब आज हम लोग क्या है बाबू कि आज हम लोग 2025 में 26 में जी रहे हैं, फिर भी हम लोग कौच कर रहे हैं? उनकी कविताओं को याद कर रहे हैं, उनकी कविताओं को जान रहे हैं ना। चलिए अभी जो है क्वेश्चन बाबू अगला जो है क्वेश्चन सब दीर्घ नंबर यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है। यानी अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन कुछ कहता है कि पहले कड़बक में कलंक, काच और कंचन से क्या तात्पर्य है? यानी जो हम लोग पहला कड़बक जो पढ़े थे, कड़बक के 2 भाग पढ़े थे, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। तो जो 2 भाग पढ़े थे वो कड़बक में आखिर इसका मतलब क्या था? किसका मतलब? कलंक के मतलब, काच और कंचन का मतलब। तो पढ़ते हैं। कहता है कि कड़बक शीर्षक कविता के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहता है कड़बक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? इन्हें कुछ कहा जाता है, इन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इन्हें कुछ कहा जाता है बबुआ, तो इन्हें प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। आगे कहते हैं कि ईश्वर ने जायसी को चंद्रमा के समान तो बनाया है ना। ईश्वर ने जायसी जी को किसके समान बनाया है? तो चंद्रमा के समान बनाया है, परंतु उनमें भी कलंकित है। परंतु उनमें भी क्या है? कलंकित है। यानी कहता कि प्रेम जो जायसी जी हैं यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी को चंद्रमा के समान तो बनाए हैं, परंतु जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंकित है यानी दोष है,
उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी में भी क्या है, दोष है। कैसे? क्योंकि वो भी है जो एक आँख से क्या है, अंधा है। आ कहते फिर भी कवि चंद्रमा के समान अपने काव्य के प्रकाश को संसार में फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी है जो कवि एक आँख से अंधा होते हुए भी अपने काव्य के माध्यम से पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, काव्यता को फैलाए हुए हैं। कलंक का अर्थ होता है कलंकित, बिना दोष के आरोप लगना, यानी कलंक का अर्थ होता है क्या, कि बिना दोष के आरोप लगना। काच का अर्थ होता है कच्ची धातु, काच का अर्थ क्या होता है, कच्ची धातु होता है। और कंचन का अर्थ होता है सोना। जब तक पात्र में कांच गलता नहीं है, यानी कुछ कहता है कि जब तक कांच को पात्र में कुछ नहीं किया जाता, गलाया नहीं जाता है, तब तक है जो क्या होता है बाबुआ, कि वो तब तक उसमें चमक नहीं आता, तब तक उसमें क्या नहीं आता है, तब तक उसमें चमक नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि एक मिनट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है छोटे, कि जायसी के काव्य परिचय दे, यानी जायसी का काव्यात्मक परिचय दे। काव्यात्मक परिचय मतलब क्या होता है? काव्यात्मक परिचय मतलब यह होता है कि कविता के अनुसार उनको कुछ करना है, जायसी जी को परिचय देना है। ठीक है, तो कविता के अनुसार हम लोग परिचय देते हैं। कहता कुछ है कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर का भी कहा जाता है ना, कविता के अनुसार हमको परिचय देना है। तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम का पीर का भी कहा गया है। जायसी भक्ति काल के महान कवि हैं। जायसी जी भक्ति काल के कौन सा कवि है बाबू? तो एक महान कवि है। जायसी अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। इनकी महान रचना कड़बक शीर्षक कविता है, जो पद्मावती से लिया गया है। ठीक है, इनका जो महान रचना कौन है? कड़बक है, जो कहाँ से लिया गया है? पद्मावती से लिया गया है। चेचा के कारण ये रूपहीन और काले रंग के फकीर संत हैं। इनका अन्य रचना पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, होलीनामा इत्यादि इतरावत आदि हैं। यानी कहने का मतलब कि सीधे सीधे पूछा गया था कि जायसी जी को काव्यात्मक परिचय दे, यानी कविता के अनुसार ही परिचय दे कि कविता में क्या क्या पढ़ा है। तो ये 15 और 16 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दे ही दिए कि मलिक मोहम्मद जायसी एक कोची है, प्रेम के पीर कवि हैं। इन्हें भक्ति काल का भी कवि कहा जाता है। जायसी जो है अवधी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि है बाबू? तो एक अवधी भाषा के कवि हैं। उसके साथ साथ इनका एक महान रचना कौन है? कड़बक है, जो पद्मावती से कुछ किया गया है, लिया गया है। इनका चेचा के कारण ही कैसा थे? रूपहीन थे और काले रंग के थे। कैसा थे बाबू? काले रंग के थे। उसके साथ साथ कहा जाता है कि इनकी और अन्य रचना है पद्मावती, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, होलीनामा और इतरावत ई आदि है। तो इन्हीं यही कुछ होता बाबू इनका परिचय होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा छोटे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पहले कड़बक में व्यंजित यानी जायसी जी कह सकते हैं, पहले कड़बक में व्यंती जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। यानी पहले कड़बक के अनुसार जो जायसी जी का जो आत्मविश्वास है, उनको परिचय अपने कुछ में देना है, शब्दों में देना। तो कह सकता है कि कड़बक शीर्षक कविता के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पहला कड़बक पद्मावती, पहला छंद स्तुति खंड से लिया गया। इसके एक नेत्र होते हुए भी जायसी बहुत गुणी थे। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी तुम लोग का अगर लिखना है तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता दिए। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आता है ये है, यानी पद्मावती सॉरी व्याख्या करें। क्या है? व्याख्या करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबू। तो व्याख्या में हम लोग 2-3 को देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है धनी सो पुरख जस कृति जासु, फूले फूल मरे पर मरे न बासु। ये 2019 आ गया बाबू, क्योंकि 2019 में क्या किया गया, पूछा गया, यही कारण है इन्हें पड़ गया। तो कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कृति जासु, कहता वो पुरुष धन है, वो पुरुष धन है जिसका कुछ होता है, जिसका कृति जासो, जिसका कृति है जो जगत में चलता है। फूल मरे पर मरे न बासो, कहता है कि जिस प्रकार से फूल मर जाता है पर उसका सुगंध नहीं मरता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष वह महान है जो वो तो मर जाता है लेकिन उसका कृति यानी जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में कुछ होता है, गूंजता है। तो सबसे पहले व्याख्या का लिखने का एक
कुछ होता है बाबू, एक तरीका होता है, व्याख्या को लिखने के क्या होता है, तरीका होता है। तो सबसे पहले वो तरीका हम लोग जानते हैं। कुछ कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य, 1 मिनट रुक जा। हाँ, यानी कुछ कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2, क्योंकि हम लोग कुछ है प्रस्तुत पंक्ति मतलब दिया गया पंक्ति, ये कहा जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति मतलब कुछ होता है दिया गया पंक्ति। फिर कह रहा है कि हिंदी साहित्य, यानी ये जो दिया गया पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, तो हिंदी साहित्य से लिया गया। दिया गया पंक्ति कहाँ से लिया गया, तो हिंदी साहित्य से लिया गया। तो हिंदी साहित्य के कौन सा भाग से बाबू, तो दिगंत भाग 2 से। तो आप कहेगा कि शीर्षक क्या, शीर्षक मतलब कविता का नाम क्या है, तो कड़बक। तो इस कड़बक के पाठ के कवि कौन है, अगर इतना देखो इस सब में एक सेम चलेगा। अगर पाठ रहेगा मतलब कविता रहेगा तो इतना कवि चलेगा, अगर इतना लेखक कहानी रहा तो इतना लेखक चलेगा। तो ये कहता है कड़बक पाठ के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इतना तक है जो कुछ करना आपका छोटे, यानी आपका सेम लिखना है। कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के 1 मिनट रुक जा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है क्या करना है, यानी सेम सेम लिखना है ना। यहाँ तक कुछ करना है, सेम लिखना है। आगे कहते हैं, आगे इसमें बोल सकता है कि जो कुछ है कि जो पद्मावती के अंतिम छंद से संकलित है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मुरझा जाने के बाद भी उसमें कुछ रह जाता है, सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार से कीर्तिमान पुरुष मतलब कि जो अच्छे पुरुष है, कीर्तिमान पुरुष मर जाने के बाद भी उनकी कुछ होती है, मान प्रतिष्ठा और कीर्ति जीवित रहती है। तो यही बताते हैं कि व्यक्ति को मर जाने के बाद भी इनका कृतियाँ है जो क्या रहता है, जीवित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि एक नैन जस दर्पण ताहि तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जोहि कई चाउ। यानी लेखक कहना चाहता है कि एक नैन जस, यानी कहता है एक ही नैन है, किसके जैसा, दर्पण जैसा, तेहु निर्मल भाव। तो ये तभी भी लोगों को क्या करते हैं, निर्मल बहाते हैं, यानी लोगों को निर्मल करते हैं, लोगों की अच्छाई देखते हैं। सब रूपवंत, यानी सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाव। कहता ऐसा नहीं है कि सब रूपवंत व्यक्ति ही अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उस आंसर को कहता है, तो वही काम करना है जब व्याख्या तो करना है कुछ प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2, शीर्षक कड़बक, पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो पद्मावती के प्रारंभिक छंद के संकलित है। कहता है इस पंक्ति के माध्यम से, अच्छा ये तुम एक बात बताते हैं, देख लो। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2, शीर्षक कड़बक, पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, अब तुम ई वाला बात ना भी लिखेगा चलेगा। कौन सा बात, ये वाला बात कि जो प्रारंभिक काव्य, ये तुम नहीं लिखो और सीधे लिखो यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यहाँ तक। फिर लिखना यहाँ से कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी जायसी गुणवान है, यानी कवि कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी जायसी क्या है, गुणवान है। उनका यह नेत्र दर्पण के तरह निर्मल और स्वच्छ है, और उनका जो यह नेत्र है वो दर्पण की तरह क्या है, निर्मल है और स्वच्छ है। इनके इसी गुण के कारण बड़े बड़े सुंदर विद्वान लोग मेरे आगे झुकते हैं। और कहते यही गुण के कारण हो गया। हाँ, अब ठीक है, माइक कनेक्ट हो गया। सर माइक लो हो रहा है तो कोई बात ना। अच्छा, तो समझ गया कि यही गुण के कारण क्या होते हैं कि लोग हैं जो इनके आगे झुकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कुछ करा कि जौ लही अम्बहि डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, कही समुद्र पानी जौ खारा।
हो गया है। ठीक है, तो जल्दी उन्हें माइक की बैटरी लो हो रहा है इसलिए बता देते। कहता है कि जौ लई अम्बी डाब न होई। कहता है कि जब तक आम्ब में, आम्ब ही मतलब आम्ब में डाब नहीं होता है, मतलब मंजरी नहीं होता, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक, और उसी प्रकार से करें कि समुद्र के कुछ है, जिस प्रकार से कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है फिर भी वो कुछ है बहु असूझ अपारा, तो फिर भी वो कुछ है असूझ है